नंबर 1 जीडीपी। अब जीडीपी मनमोहन सिंह के समय और नरेंद्र मोदी जी के समय लगभग सेम ही रहा, क्योंकि दोनों के बीच एक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी। जैसे कि मनमोहन सिंह के समय पे हुई थी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2009 हुआ था, और नरेंद्र मोदी जी के समय कोरोना 2020 में आया था। तो दोनों ने एक एक इकोनॉमिक क्राइसिस देख ही लिया है, और दोनों के सरकार में 6.8% का ही ग्रोथ रेट रहा है। अब ग्रोथ रेट से जीडीपी को हम नहीं माप सकते हैं, क्योंकि कुछ गरीब देश का भी जीडीपी हाई रहता है। इसका कारण यह है कि गरीब देश विकसित देश का जो टेक्नोलॉजी यूज करने लगता है, उसका फॉर्मूला यूज करने लगता है, तो उसका भी जीडीपी का ग्रोथ रेट हाई हो जाता है। तो मोदी सरकार का जो फैसला था डिमोनेटाइजेशन, उसने भारत की इकोनॉमी को 2% ग्रोथ रेट को हिट किया। इसलिए जीडीपी के मामलों में मैं इस सरकार को 10 में से 3 देना चाहता हूँ। दूसरा इन्फ्लेशन कांग्रेस के समय में 2012-13 के करीब 10% था इंडिया में, वहीं नरेंद्र मोदी के समय यह इन्फ्लेशन 2022 में 6% है। हालांकि इस डेटा को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, और नरेंद्र मोदी की सरकार पे ऐसा ही आरोप लगाया जाता है कि ये डेटा को मैनिपुलेट कर रही है। और अगर हम 6% को मान भी ले बिना डाटा के मैनिपुलेट को, तो इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी की सरकार को नहीं जाता है, क्योंकि 2012 में $109 प्रति बैरल क्रूड ऑयल मिलता था, वहीं 2020 में $40 प्रति बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा है। और इस सब के बावजूद भी इंडिया में गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी की सरकार है, वहां गैस 190 का मिलता है, वहीं पेट्रोल 96 के करीब है, जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं उस दिन। तो इन्फ्लेशन में मैं इस सरकार को 10 में से 7 देना चाहता हूं। अब तीसरा, जॉब। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा किया था, लेकिन नौकरी के नाम पे पकौड़े तलने को भी नौकरी कहा जा रहा है। बेरोजगारी इस देश में लगभग 50 साल में सबसे ज्यादा है, 10% की रेट से। और हाल ही में मध्य प्रदेश में 15 चपरासी का वैकेंसी निकला था, उस पे 11,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें कुछ PhD होल्डर भी थे। और इंडिया के युवा नौकरी न मिलने के कारण, जॉब न मिलने के कारण सुसाइड भी कर रहे हैं। इसलिए जॉब के मैटर में मैं 10 में से 0 नंबर इस सरकार को देना चाहता हूँ। चौथा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के मामले में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा कर रही है। कांग्रेस के समय पे, मनमोहन सिंह के समय पे 2012-14 में ग्लोबल बिजनेस रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन 134 थी, वहीं पे 2022 में इंडिया की पोजीशन 37वां हो गया है। तो मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं, उसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं, इसी के कारण ऐसा पॉसिबल हुआ है। इसलिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के मामले में मैं इस सरकार को 10 में से 9 देना चाहता हूँ। अब 5वां, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे, रेलवे, रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन आता है। तो इस पे हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको बढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में कितना प्रयास किया। तो 2021-22 में इंडिया में NH का जो नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग का जो कंस्ट्रक्शन है, वो 37 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से बनी है। और नितिन गडकरी जी का कहना है कि अब इंडिया में उनका टारगेट है 60 किलोमीटर प्रति दिन NH का निर्माण। और वहीं 2011-12 में यह रफ्तार NH बनने का रफ्तार प्रति दिन का 10 किलोमीटर। हालांकि हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त संसाधन कम थे इंडिया में, और कांग्रेस सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने रेलवे के कंस्ट्रक्शन में ज्यादा पैसा खर्च किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ाया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं मोदी सरकार को 10 में से 7 देना चाहता हूँ। छठा, अर्बनाइजेशन। कोई शहर नगर कैसे है, इसको बहुत अलग अलग तरीकों से मापा जाता है, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता दूं कि इसमें होता है कि कितने लोग हैं और कितने लोग कौन सा काम करते हैं, और उस क्षेत्र का साइज कितना है, इस पे किसी शहर का नगर मापा जाता है। इंडिया में अर्बन क्षेत्र होने के लिए कम से कम 5,000 लोग उस क्षेत्र में रहना चाहिए, और 75% से ऊपर की जनसंख्या नॉन एग्रीकल्चर कार्य में होना चाहिए, और कम से कम 400 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। इस मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार ने बराबर ही काम किया है। इसलिए मैं इस अर्बनाइजेशन में मोदी सरकार को 10 में से 7 देना चाहता हूँ। 7वां, एजुकेशन। इंडिया के टोटल जीडीपी का 2022 के बजट में 6% ही शिक्षा पे खर्चा किया गया है। बिहार के कुछ यूनिवर्सिटी 5 साल में ग्रेजुएट करवा रही है। इंडिया में ज्यादा यूनिवर्सिटी नहीं है, आप राज्यसभा से बिल पास करवा के यूनिवर्सिटी ज्यादा इंडिया में बढ़ाइए। और इंडिया में 2019-20 में इंडिया के टोटल जीडीपी का 2.8% ही एजुकेशन के फील्ड में खर्च किया गया है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को एजुकेशन की फील्ड में 10 में से 3 देना चाहता हूँ।
8वां पब्लिक हेल्थ। इंडिया में कोई भी मेडिसिन का आविष्कार नहीं हो रहा है, कोई भी दवाई का आविष्कार नहीं हो रहा है। जो भी दवाई विदेश में बनते हैं या फिर आविष्कार होते हैं उस बीमारी के लिए, उसका 14 साल पेटेंट रहता है। 14 साल पेटेंट खत्म हो जाने के बाद उस इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री उस दवाई का मैन्युफैक्चर करने लगते हैं। हाल ही में हरियाणा के सोनीपत में कफ सिरप बनाया गया और उस कफ सिरप को गाम्बिया, अफ्रीका के देश गाम्बिया में भेजा गया। तो उस गाम्बिया देश के जितने भी बच्चे ने 66 बच्चे उस कफ सिरप को पिए और 66 बच्चे की मृत्यु हो गई कफ सिरप पीने से। और ये 1947 में देश आज़ाद हो जाने के बाद का गया यह 6वां ऐसा इंसिडेंट। कोरोना के टाइम पे बिहार में रेमडेसिविर लगाया गया, उसकी मृत्यु हो गई। कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं था। इंडिया में पब्लिक हेल्थ का बुरा हाल हुआ है। हालांकि मोदी सरकार का जो एक योजना है जन आरोग्य, इसमें बहुत सारे लूपहोल हैं, फिर भी ये इस योजना का जो मकसद है ये बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 में से 1 देना चाहता हूँ। 9वां करप्शन में बेसिकली यह देखा जाता है कि गवर्नमेंट की जो बॉडी है वो कितने फ्री है। नरेंद्र मोदी सरकार के बीच तो ऐसा हो गया है कि अगर आप सरकार से कुछ भी सवाल करने लग जाओगे तो आपको इनकम टैक्स का इंजेक्शन दे दिया जाए। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड पास किया था। इसमें कहा गया था कि कोई भी आदमी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एनोनिमसली कोई कितना भी रुपया डोनेट कर सकता। और मोदी सरकार के बीच ही राफेल का मुद्दा उठा था। राफेल में बेसिकली यह हुआ था कि मोदी सरकार ने देश से 137 या फिर 130 के आसपास राफेल खरीदने के लिए पैसा उठा लिया और जाकर फ्रांस से खरीद लाया 30 के आसपास। विपक्षी ने सवाल उठाया कि 100 फाइटर जेट का पैसा आपके क्या किए, तो उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण खत्म हो गया। लेकिन महंगाई में 100 का अंतर थोड़े आ जाएगा। मनमोहन सिंह के सरकार के वक्त था कि जिसका मन था वही घोटाला कर लेता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में घोटाला सीमित हो गया। कुछ लोग भी घोटाला कर सकते हैं। इसलिए करप्शन के मैटर को मैं 10 में से 0 अंक इस मोदी सरकार को देना। 10वां है फार्मर्स वेलफेयर। मोदी सरकार ने किसान बिल लाई, इस पे हजारों किसानों ने प्रोटेस्ट किया। और उस बिल को वापस में मोदी सरकार ने वापस भी ले लिया। देखिए, अगर यह बिल अच्छा था तो इसको वापस क्यों लिए? अगर समाज की भलाई के लिए, फार्मर की भलाई के लिए बिल था तो इसे आप वापस क्यों लिए? अगर ये गड़बड़ था तो इसे आप पास क्यों किए? इसे आप अगर गड़बड़ यह बिल था तो इसको आप लागू क्यों किए? और इंडिया में हजारों फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, अनाज के ओरिजिनल प्राइस नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं फार्मर के वेलफेयर में मोदी सरकार को 10 में से 0 अंक जा रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर। इंडिया में मॉब वायलेंस बढ़ रही है, मॉब लिंचिंग की केस बढ़ रही है, रिलीजन के धर्म के नाम पे हिंसा की केस बढ़ रही है। और ब्रिटिश बानों के रेपिस्ट को रिसबमिशन एक्ट 1992 लगा के जेल से रिहा कर दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि कुछ लोग इस देश में जो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम के लड़की महिलाओं को अब से निकाल कर रेप करेंगे, मुस्लिम के वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। ऐसा बयान कुछ खास पॉलिटिकल वर्ग से जुड़े हुए लोग बोल रहे हैं। और किसान जब शांति से इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर कार चढ़ा दिया जाता है, किसानों को देशद्रोही का लेवल लगा दिया जाता है। इसलिए मैं इस सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मामलों में 10 में से 0 अंक देना चाहता हूँ। अब 12वां मीडिया फ्रीडम। इसमें मनमोहन सिंह के सरकार के समय के बीच मनमोहन सिंह से मीडिया एरोप्लेन में जब मनमोहन सिंह जा रहे थे उस वक्त एरोप्लेन से कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सवाल जवाब कर रहे थे। 2011 के एंटी करप्शन मूवमेंट में मीडिया ने पूरा सपोर्ट किया था। और अब मोदी सरकार के बीच कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर वो किसी खास पत्रकार को नहीं खरीद सकते हैं तो पूरे चैनल को खरीद लिया जाता है। और यहाँ तक कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे बता सकता हूँ कि आज शाम कौन सा डिबेट चलेगा टीवी पे। इसलिए मीडिया फ्रीडम के मामले में मैं फिर से 10 में से 0 अंक मोदी सरकार को देना चाहता हूँ। अब 13वां इंस्टीट्यूशन पावर में मैं मोदी सरकार को क्या बोलूँ? अगर आप सरकार से थोड़ा भी सवाल जवाब कर लीजिएगा तो आपको इनकम टैक्स की सुई और ईजी का टैबलेट आपको दे दिया जाए। और रहस्यमय तरीके से जज लोया की मौत और फिर IPS सवाल जवाब करने में, सही बोलने में, संजीव भट्ट ने सही बोल दिया, आजीवन कारावास उनको मिल गया। इस सब को देखते हुए इंस्टीट्यूशन के पावर के मामले में मोदी सरकार को 10 में से 1 देना। 14वां अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। इस पे मैं मोदी सरकार को क्या बोलूं? गोड्डा कोल पावर प्लांट के बारे में आप जानते ही होंगे कि
जिसमें आदिवासी समुदाय के लोगों का खुला तौर पे उल्लंघन था, उनके अधिकारों का खुला तौर पे उल्लंघन हुआ था। गौ रक्षा करने वाले लोग दलितों पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं इस देश में। और मोदी सरकार की जो डिमोनेटाइजेशन की जो नीति की फैसला था, उसने वीकर सेक्शन जो खुदरा व्यापारी हैं उनका पूरा बिजनेस धंधा ही चौपट कर दिया। और मोदी की एक बुक लिखे हैं या फिर लिखवाए हैं, इसमें बोला गया है कि पूरा उठाने से, साफ करने से आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अभी भी मैनुअल एक्सकेवेंजिंग होती है, हाथ से लोग गंदा कूड़े को उठाते हैं। इंडिया में 2017 से 2021 तक मैनुअल एक्सकेवेंजिंग के कारण 330 लोगों की मृत्यु हुई। क्या उन लोगों का भी यही अधिकार है कि वो मैनुअल एक्सकेवेंजिंग करे? इसलिए मैं इस सेक्शन अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन के मामले में मैं मोदी सरकार को 10 में से 2 देना चाहता हूँ। 15वां नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में क्या हुआ, मोदी सरकार की जो आर्टिकल 370 हटाए। फिर मोदी सरकार के बीच मेनलाइन इंडिया में कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त कोई भी टेररिस्ट अटैक होता था तो ये कहा जाता था कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा। वही मोदी सरकार के बीच कोई भी हमला होता है तो एयर स्ट्राइक किया जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है। तो मोदी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी के मैटरों के ऐसे ठोस कदम उठाए। वहीं दूसरी तरफ एनआरसी में रोहिंग्या मुसलमानों को अंदर देश के अंदर घुसा लिया गया और फिर बोला गया कि मुसलमानों को देश से बाहर निकालेंगे। और इस टाइप से वोट बैंक क्रिएट किया गया। और जिस टाइप से कश्मीर के लोगों का मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इस सब को ओवरऑल देखने के बाद मैं मोदी सरकार को नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे 10 में से 7 देना। 16वां साइंस में फार्मा इंडस्ट्री में इंडिया का देखें तो चौपट है ही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई बड़ा सा ठोस स्टेप नहीं लिया गया है। वहीं इंडिया के टोटल जीडीपी का 0.7% ही खर्च किया गया है R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो इस सब को ओवरऑल देखते हुए साइंस के क्षेत्र में मैं मोदी सरकार को 10 में से 4 देना चाहता हूं, क्योंकि यह ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी टिप्पणी पे मैं बालाजी पांडे विदा लेता हूं।